Good morning, my dear students. I am Shom Tiwari, your science teacher from Maya Gyanada Sanskar Academy. कल मैंने आप सभी से प्रथम लेसन स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेसन मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, जिसमें मैंने आप सभी से चर्चा की थी कि विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है और इसका मानव के दैनिक जीवन में उपयोग क्या था। इसके पश्चात आज हम आपके इसी लेसन से संबंधित एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे पहले बात है, जैसे कि कल मैंने आपसे बताया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों के सहयोग से मानव जीवन में जो भौतिक संसाधनों में निरंतर प्रगति हुई है, वृद्धि हुई है, और उन यंत्रों की वृद्धि से, उनके मॉडिफिकेशन से जो निरंतर विकास हो रहा है और प्राचीन समय से लेकर के अभी तक जो स्थिति हमारे जीवन की बदलती चली जा रही है, जहाँ पर एक और हम पहले के समय में अगर प्रकाश डालें तो वहाँ पर हम यह देखते हैं कि हमारा जो देश था वो अन्य देशों से प्रत्येक वर्ग में पिछड़ा हुआ था, चाहे वो संचार हो, यातायात हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पर्यावरण हो, रक्षा अनुसंधान हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, यानी प्रत्येक क्षेत्र में हम विकसित देशों से बहुत पिछड़े हुए थे। लेकिन आज वर्तमान समय में जो बराबरी आज हमारे देश ने विकसित देशों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है, ये सब कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हुआ है। लेकिन विज्ञान या प्रौद्योगिकी दोनों के ही कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं, कुछ उनके सकारात्मक प्रभाव हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। सकारात्मक प्रभाव हमें कब मिलेंगे? जब हम किसी भी वस्तु का उपयोग एक सीमित मात्रा में करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर घर में 5 किलो चीनी रखी हुई है, अगर उस 5 किलो चीनी को आप थोड़ा थोड़ा करके घर में यूज करेंगे तो एक लॉन्ग टाइम, 15 दिन, 20 दिन या 1 माह, जिस प्रकार से आप मात्रा यूज करेंगे उस प्रकार से वह उतने दिन चलेगी। आप उसी चीनी की मात्रा को अत्यधिक मात्रा में यूज करना प्रारंभ कर दीजिए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन चलेगी। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, आज भौतिक संसाधनों की जो वृद्धि हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। यानी प्रकृति से प्राप्त जो वस्तुएं हैं, जो प्रकृति में विद्यमान है, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो आपके तेल भंडार हो, या अन्य कोई भी चीज हो, वन हो, जंगल से लकड़ियां हैं, तो जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, इनका यूज करके आज हम अपने भौतिक संसाधनों की पूर्ति कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर निरंतर इन संसाधनों की, इन संपदाओं की खपत होती रहेगी तो एक दिन ऐसा होगा कि इन सभी संपदाओं से हम वंचित हो जाएंगे। और आज जिस प्रकार से ये जो निरंतर वृद्धि का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी धीरे धीरे स्वतः समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। तो यही कारण है कि विज्ञान या प्रौद्योगिकी के कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं, कुछ लाभदायक सकारात्मक प्रभाव हैं तो कुछ नकारात्मक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। आज जिस एक ओर जहां पर बड़े बड़े कारखाने हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं कारखानों से बड़ी बड़ी चिमनियों से निकलने वाला धुआं, बड़ी बड़ी मशीनों से निकलने वाली अत्यधिक तेज ध्वनियां प्रदूषण का कारण भी बनी हुई है।
तो इस पाठ से संबंधित चीज से रिलेटेड मैं कल आपसे चर्चा करूंगा प्रदूषण के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा निरंतर होने वाली वृद्धि एवं विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली क्रांति। क्रांति का अर्थ यह है कि जो विकास हुआ है किसी भी क्षेत्र में, उससे मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और कितना आसान और सरल हुआ जीवन, इस पर प्रभाव डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। पहले के समय में अगर बात करें तो जो लोग परंपरागत कृषि करते थे, वहां पर मैंने कल आपको बताया था कंपोस्ट खाद का यूज करना खेती के लिए, बैल और हल की सहायता से खेत की जुताई, गुड़ाई और बुआई करना, सिंचाई के लिए बरसात के पानी पर आधारित रहना। तो ये सभी संसाधन जो थे वो परंपरागत और प्राकृतिक थे, जिससे जो उत्पादन हुआ करता था वो पहले के समय में बहुत कम हुआ करता था। लेकिन निरंतर जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब जनसंख्या में जब वृद्धि हुई तो दिनों दिन जो घर की खपत थी वो निरंतर बढ़ती चली गई। अब जब निरंतर वो वृद्धि होती चली गई जनसंख्या में और जो हमारी खपत थी अनाजों की वो भी बढ़ती चली जा रही है, तो इसके लिए क्या किया जाए? तब इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कृषि वैज्ञानिकों ने क्या किया कि नई नई किस्म के बीजों का शोध किया। विभिन्न प्रकार के बीजों पर उन्होंने प्रयोग किए और प्रयोगशालाओं में उन उच्च किस्म के बीजों का फिर निरीक्षण किया और परिणाम जो प्राप्त हुआ उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि अच्छी किस्म के बीज किसानों को खेती करने के लिए, बुआई के लिए दिए जाएं तो पैदावार बढ़ाई जा सकती है। दूसरा यह देखा कि जब फसल होती है तो चारा, कीटनाशक, कीट जो फसलों को नष्ट करते हैं, तो ऐसी समस्याओं का निष्पादन कैसे हो, उसके लिए उन्होंने अच्छी किस्म के रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया। तो अच्छी किस्म के रासायनिक बीजों का, उर्वरकों का, कीटनाशक दवाइयों का हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, उनके रिजल्ट अच्छे मिले, परिणाम अच्छे मिले। तो इसके बाद सबसे मेन चीज क्या है? सिंचाई का साधन। किसानों के पास सिंचाई के संसाधन नहीं थे, इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, सरकार ने सिंचाई के साधनों के लिए बड़ी बड़ी नहरें, नाले, तालाब, ट्यूबवेल आदि सिंचाई के संसाधनों की व्यवस्था की। अब जब इस प्रकार से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं संपन्न हो गई तो आज आधुनिक भारत में जो कृषि पद्धति है, इस कृषि पद्धति का उपयोग करके किसानों ने जो कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की है, कृषि की उपज में जो बढ़ोतरी हुई है, जो पैदावार में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, और ऐसी वृद्धि जिसकी कभी वो किसान कल्पना नहीं करता था, आज इस वृद्धि को ही हरित क्रांति कहा जाता है। तो कृषि के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा कृषि पद्धति में सुधार करके कृषि से पैदावार को बढ़ाया गया, फसलों की पैदावारी उपज को बढ़ाया गया, और इस प्रकार की आशातीत, यानी जो हमारे हम जिसकी कल्पना करते हैं, हम जब खेत में बुआई करते हैं हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ 10 एकड़ खेती है, तो 10 एकड़ खेती में लगभग हमारा चलो 100 कुंटल या 120 कुंटल गेहूं होगा। लेकिन वही 100 और 120 ना होकर के 140-150 कुंटल भी गेहूं उत्पादन होता है,
तो ये आशातीत वृद्धि कहलाती है। यानी जो आशा हम करते हैं उससे भी आगे पैदावारी मिलती है, उतना ही समकक्ष मिलता है। तो इस प्रकार की जो क्रांति आई, इस प्रकार की जो वृद्धि हुई कृषि उपज भंडार में, इसी को हम कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हरित क्रांति को हम अगर डिफाइन करें तो आज के भौतिक वातावरण में वर्तमान युग में नवीन कृषि पद्धतियों का उपयोग करके, नवीन कृषि औजारों का उपयोग करके, अच्छी किस्म के बीज, अच्छी किस्म के रासायनिक या कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके कृषि की उपज में होने वाली निरंतर आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था एक कृषि की अकेली बात। इसके बाद दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तिलहन, उर्वरक, इन सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां आई, जिन्हें हम निम्नलिखित नामों से जानते हैं। दुग्ध उत्पादन में जो आशातीत वृद्धि हुई वो श्वेत क्रांति के नाम से जानी जाती है। तिलहन उत्पादन यानी दालों में जो उत्पादन की वृद्धि हुई वो आपकी पीली क्रांति। उर्वरकों की संख्या में जो वृद्धि हुई निरंतर वो भूरी क्रांति। और मत्स्य पालन यानी मछली पालन में जो निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, ये हुआ हमारा नीली क्रांति। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये आपका टॉपिक था हरित क्रांति या किसी भी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा जो निरंतर वृद्धि हुई, इससे क्या क्रांति आई, किस क्षेत्र में क्रांति आई, उस क्रांति को किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है, इसके बारे में आज हमने आपसे विज्ञान विषय में चर्चा की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम क्लास 6 and 7 बोथ क्लास स्टूडेंट, तो इस वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से सुने। और जो रिटन वर्क आज मैंने आपको दिया है 7th क्लास में, वो आपका 2 क्वेश्चन है। कल मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, बहुविकल्पीय रिक्त स्थान, और आज मैं आपको दे रहा हूँ मिलान करो और 2 आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। इनको आपको पेयर कॉपी नोट करके हमें चेक कराना है। थैंक यू वेरी मच।